हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्रोज में से एक पार्ट लेकर आया हूँ क्लास 12 का यूपी बोर्ड। प्रोज में से आप लोगों के बोर्ड पेपर में 16 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 100 में से 16 नंबर के क्वेश्चंस प्रोज में से आते हैं क्लास 12 में यूपी बोर्ड। और ये 16 नंबर 3 क्वेश्चनों में डिवाइड होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें आप लोगों से रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट के साथ एक पैराग्राफ या पैसेज का एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन होता है 8 नंबर का। और एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 4 नंबर का होता है। इसको आपको मैक्सिमम 30 वर्ड्स में आंसर देना होता है। और एक जो और क्वेश्चन होता है वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात आपके प्रोज के पाठों में से कोई 4 सेंटेंस आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, और उन सेंटेंसों में एक ब्लैंक जगह छोड़कर और उसमें सुइटेबल वर्ड भरने के लिए पूछा जाता है। 3 वर्ड दे रखे होते हैं, उसमें से आपको एक सुइटेबल वर्ड भरना होता है उस ब्लैंक में, तो इन 4 सेंटेंस में, और ये भी 4 नंबर का होता है। तो इस तरह से 16 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रोज में से आता है। तो प्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रोज के वोकैबुलरी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, है नहीं। और साथ में क्वेश्चन आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है वो एकदम वर्ड में जो स्टोरी होती है उसी में से होता है। तो आपको पाठ याद होगा तभी आप पता चल पाएगा आपको कि ये वर्ड इस पाठ में था, ठीक है। तो इसलिए प्रोज के पाठों को भी बड़े गंभीरता से आप लोगों को पढ़ना चाहिए और उनके वर्ड्स को याद करना चाहिए। तो आपके प्रोज में से जो मैं आज लेके आया हूँ, आपका पहला पार्ट एक गर्ल विद ए बास्केट। ये आपका पहला पार्ट है, बहुत ही सुंदर पार्ट है जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा। विलियम सी डगलस एक अमेरिकन लेखक थे और उनको घूमने फिरने का बड़ा शौक था। तो विलियम सी डगलस जब 1950 में भारत में घूमने के लिए आए, तब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका था, और पाकिस्तान से बहुत से रिफ्यूजी हमारे इंडिया में आए हुए थे, और वे बहुत गरीब थे, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं था, पैसे नहीं था। तो वे क्या कर रहे थे, वो रिफ्यूजी जो थे वो टेंट बनाकर सड़क के किनारे ही रहने लगे थे और छोटे मोटे काम धंधे कर रहे थे। ये सारी डिटेल्स आपको एक गर्ल विद ए बास्केट में मिलेगा, विलियम सी डगलस ने दिया है। लेकिन पाठ का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि लेखक एक 9 साल की लड़की से बहुत प्रभावित होते हैं, जो कि रिफ्यूजी गर्ल ही थी वो लड़की, और पाकिस्तान से आई हुई थी। कैसे कि जब लेखक इंडिया आए तो वो दिल्ली से रानीखेत गए। रानीखेत एक हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, वहां गए। तो दिल्ली से रानीखेत जाने के दौरान वो बरेली तक ट्रेन से गए दिल्ली से, और ट्रेन से जब गए तो ट्रेन रुक रुक कर कई स्टेशनों पर गई थी बरेली तक दिल्ली से। तो हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर लेखक उतरते और लोगों से मुलाकात करते और इंग्लिश में बात करने का प्रयास करते, क्योंकि सभी भारतीयों को उस टाइम इंग्लिश तो आती नहीं थी। तो इसी दौरान एक प्लेटफॉर्म को उनको कुछ बच्चों से मुलाकात हुई जो कि रिफ्यूजी थे, और वे अपने बांस के सरकंडों के टोकरी या सामान बनाकर बेच रहे थे। लेखक ने भी खरीदा बहुत सारे सामान उन बच्चों में से। तो उन्हीं बच्चों में उनको एक 9 साल की लड़की दिखाई दी, और उस लड़की की जो क्वालिटीज थी उनसे वो बहुत प्रभावित हुए। खासकर उस लड़की में उन्होंने देखा कि ये लड़की बहुत ही सेल्फ रेस्पेक्टफुल है, बहुत ही डिलीजेंट है। डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी, बहुत ही ऑनेस्ट है और बहुत ही पैट्रियोटिक है। ये 4 विशेष गुण है जो लेखक को उस लड़की में दिखाई दी। और इन गुणों को विलियम सी डगलस ने भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करने के बाद उनको भी बताया। तो ये पाठ का सारांश है जो मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब मैं इस पाठ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनिए और समझने का प्रयास करिए, हार्ड मीनिंग्सों को याद करिए। मैं बार बार
हर लेसन में आप लोगों को बता रहा हूँ कि हार्ड मीनिंग जब तक आप लोगों को याद नहीं कर पाएंगे, आप पाठ खुद समझ में नहीं आएगा और आपको अंग्रेजी भी सीखने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले मीनिंग्स खूब याद करिए आप लोग, ढेर सारे, कम से कम डेली आप एक नियम बना लीजिए कि 10 या 20 मीनिंग मुझे याद हर हाल में करने हैं। देखिएगा 1 साल के अंदर आपके अंदर बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो चलिए ये पाठ हम बैठते हैं, एक गर्ल विद ए बास्केट, जिसको लिखा है विलियम कैंपबेल, सी से कैंपबेल डगलस में, WILLIAM, विलियम कैंपबेल, CAMPBEL, कैंपबेल, और डगलस DOUGLAS, विलियम सी डगलस। ये आपका पहला पार्ट है। देखते हैं लाइन में लाइन इसका एक्सप्लेन करते हैं। पहला पैराग्राफ है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने हिमालय के लिए दिल्ली को छोड़ दिया। ये ऐसे कह सकते हैं, मैं दिल्ली से हिमालय की ओर रवाना हो गया। लीव फॉर माने होता है रवाना होना। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली इन बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत। फिर डैश है, इसका मतलब है रानीखेत के बारे में और डिटेल है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन located on a 6,000 foot ridge opposite a 20-mile stretch of a snow-capped Himalayas. मैं जा रहा था, I was going as far as, जितना हो संभव हो सके उतने दूर तक, यानी कि कहां तक, बरेली तक, बाय ट्रेन, ट्रेन से, अर्थात मैं दिल्ली से बरेली तक ट्रेन में गया, एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और फिर वहां से अर्थात बरेली से रानीखेत तक कार से गया। और रानीखेत क्या है, एक पुराना ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन है यह रानीखेत, जो कि पर्वत पृष्ठ पर, रिज मीन्स पर्वत पृष्ठ, पर्वत की चोटी पर स्थित था। और वो कितनी ऊंचाई पर थी, 6000 फीट की ऊंचाई पर थी वह रानीखेत हिल स्टेशन, पर्वत के शिखर पर, रिज पर। अपोजिट ए 20-माइल स्ट्रेच ऑफ ए स्नो कैप्ड हिमालयस, और उस पर्वत पृष्ठ के दूसरे तरफ 120 मील तक फैला हुआ था, स्ट्रेच था क्या, स्नो कैप्ड हिमालयस, बर्फ से ढका हुआ हिमालय। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल दी वे स्टेशंस। मेरा जो ट्रेन था वो धीमा था और रास्ते पर जितने भी स्टेशंस मिल रहे थे हर जगह वह रुक रहा था। एट एवरी स्टॉप आई swung upon the door of my compartment and walked the platform. प्रत्येक स्टॉप पर मैं झटके से अपने कंपार्टमेंट, रेल के डिब्बे के डोर को खोलता था, एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, और फिर डैश है, देखिए प्लेटफॉर्म खचा खच ठसा ठस पैक्ड, लोगों से भरा हुआ था। और उन लोगों में कौन थे, डैश के बाद बता रहे हैं, सिख्स थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, सोल्जर्स थे, सैनिक, मर्चेंट्स थे, व्यापारी, प्रिस्ट थे, पुजारी, पॉटर्स थे, कुली, बेगर्स, भिखारी, हॉकर्स, फेरी वाले। तो इस तरह के लोगों से प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग प्रत्येक आदमी या सभी लोग नंगे पैरों थे, बेयरफुट थे, एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और वे भारतीय समझ लीजिए आप, ढीले ढाले सफेद वस्त्रों में थे। जो भारतीय होता है कुर्ता पाजामा धोती कुर्ता इस टाइप में पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people before I could find one who spoke English. मुझे कम से कम मान के चलिए 3 लोगों को बात करने के बाद एक ऐसा आदमी मिलता था जो मुझसे अंग्रेजी में बात कर सकता था। We would talk world affairs
and every major topic the news of the day produced. हम फिर संसार के विषयों के बारे में, अफेयर्स के बारे में बात करते, या फिर उस दिन का जो मुख्य टॉपिक विषय थे उनके बारे में, जो समाचार थे उनके बारे में, मेजर समाचार थे, बड़े समाचार थे, उनके बारे में बात करते थे. इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग, इस प्रकार मैं प्रयास कर रहा था टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कि मैं इस राष्ट्र के, नेशन के भावनाओं को समझ पाऊं. टू गेट ए फील ऑफ द पल्स, ये होता है भावनाओं को समझना. ये एक इडियम्स है. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्टर्स. और मैं उस आदमी से जिससे मैं बात करता था, ये चेक करता था कि ऑफिशियलों के बारे में, देश के ऑफिशियल्स जो ऑफिस हैं उनके बारे में उनकी क्या एटीट्यूड्स, धारणाएं हैं, उनकी क्या सोच है, रिपोर्ट्स है. ये मैं बात करता था उस आदमी से जो अंग्रेजी बोल सकता था. द रूट lay through one of the richest of India's agricultural areas. यह रूट, रास्ता पड़ता था, lay through means पड़ता था, भारत के एक सबसे समृद्ध, रिचेस्ट कृषि क्षेत्र में, एरिया में. This was the plain of the upper गंगा. ये जो रूट पड़ता था, ये जो जगह था, ये ऊपरी गंगा का मैदान था. 1000 फीट अबव सी लेवल, ये जमीन था, समुद्र तल से लगभग 1000 फीट ऊंचाई पर था. बट ट्रॉपिकल, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था. ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय प्रदेश. द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट. गंगा का जो मिट्टी था, पानी था, वो ब्राउन सिल्ट था. स्वोलन विद फ्लड वाटर्स. उस समय गंगा में बाढ़ का पानी आया हुआ था. इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस. और यह गंगा बह रहा था लबालब. इनंडेटिंग माने बाढ़ जैसी हालत में बह रहा था उस समय, और हजारों एकड़ जमीन के ऊपर गंगा का पानी था उस टाइम. और वहां पर राइस यानी कि चावल उन खेतों में उगाए जा रहे थे. मैं ये सब देख रहा था. कैसे? जब मैं दिल्ली से बरेली ट्रेन से जा रहा था. टू द नॉर्थ वर जंगल्स. मैं देख रहा था कि उत्तर की ओर जंगल थे. ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास. और ये जंगल कैसे थे कि महान एक्सपेंस, विस्तार था ऊंचे ऊंचे घासों का. उन जंगलों में ऊंचे ऊंचे घास थे, हायर देन ए मैन्स हेड. और ऐसे इतने ऊंचे थे ये घास, मान के चलिए कि एक आदमी के सर के ऊपर भी निकल जाए, इतने ऊंचे घास. एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज. और ये घास फैले हुए थे उस जमीन में, नॉर्थ में, और तब तक फैले हुए थे जब कभी कभी कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के झुंड नहीं पड़ जाते थे. कहीं कहीं पर पेड़ों के क्लम्प ऑफ ट्रीज थे, पेड़ों के झुंड थे उन घासों के बीच में. द होम्स ऑफ टाइगर्स. और इन जंगलों में, घास के मैदानों में और इन लंबे लंबे और इन जंगलों में थे द होम्स ऑफ टाइगर्स. किसके? टाइगर्सों के घर थे, एलिफेंट्स के घर थे, पाइथन्स एंड कोबराज के घर थे. पाइथन्स मीन्स अजगर, कोबरा तो होता ही है, इनके घर थे ये. एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड. लेकिन बाकी जगह पर चारों ओर समतल जमीन था. रनिंग टू दी हॉरिजन. और ऐसा प्रतीत होता था कि यह समतल जमीन क्षितिज तक फैला हुआ है, हॉरिजन तक, हॉरिजॉन तक फैला हुआ यह जमीन.
बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, लेकिन इस समतल भूमि पर कहीं बिंदी बिंदी के रूप में हमें पवित्र सैक्रेड बरगद का पेड़ दिखाई दे जाता था। और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या फिर पाकर के पेड़ भी थे उधर, कहीं कहीं पर पंक्तियों में पाकर के रोज ऑफ पाकर ट्रीज भी थे, पंक्तियों में पाकर के पेड़ भी थे। शेप्ड लाइक एम्स, ये पेड़ एम्स के पेड़ों की तरह थे। एम्स हमने एलजी में पढ़ा था, एम्स का पेड़। ये पेड़ हमारे यहाँ, मतलब लेखक के यहाँ अमेरिका में एम्स के पेड़ की तरह थे ये पेड़। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और इनमें मोटे मोटे मुड़े हुए ट्रंक्स थे, तने थे इन पेड़ों के। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, गरम और नमी युक्त ह्यूमिड हवा बह रहा था। कहां से? मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, कहां से आ रहे थे? दक्षिण पश्चिम की ओर से। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, इन पेड़ों पर बंदरें थे, कुछ मादा बंदरों में चिपके हुए थे, क्लिंगिंग थे उनके बच्चे। और कहाँ? मादाओं के नीचे पेट पर यहाँ पर चिपके हुए थे उनके बच्चे नीचे। स्वंग ऑफ ट्रीज, और झटके से वे पेड़ों से नीचे उतर आते थे। एट द स्टेशन, और स्टेशन पर आ जाते थे। लुकिंग फॉर फूड, और वो खाने की खोज के लिए आते थे। द विलेज वी पास्ट हैड वॉज मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग, मैं जब गुजर रहा था तो जो मुझे गांव दिखाई दिए तो उनमें मैंने देखा कि मिट्टी के दीवार थे उन गांवों में। और वो मिट्टी के दीवार कैसे बने थे? काउडंग, गोबर, पानी और मिट्टी से। देयर पिक्ड रूफ्स वर थैच्ड, bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters, और इन गांवों के जो घर थे उनके जो ऐसे जो छत थे, पिग्ड, चोटी युक्त जो छत थे इन घरों के, वो घासों से बने हुए थे। और किसमें? बांसों में। इन घासों को बांधकर, घासों को इन बांसों में बांधकर इन घरों के छतों को बनाया गया था, इन छप्परों को बनाया गया था, हनी। और दैट डे द पंपकिन वाइन दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, और मैंने देखा इन छतों पर कद्दू के जो बेलें थी, वाइन्स थी, भरपूर उगे हुए थे। गाँवों में दिखाई देता है कद्दू के बेल छतों पर डाल देते हैं, छप्परों में। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स, और बोबाइन्स छतों से होकर नीचे दीवारों तक लटके हुए थे पीले कलर के धारियों में, पीले कलर के स्ट्रीक्स में, धारियों में, ये कद्दू के बेल। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इस पाठ को। एक ही वीडियो में पूरा पाठ को कवर करना संभव नहीं है। अगले वीडियो में मैं इस पाठ को पूरा करूंगा। आप यहां तक इस पाठ के मीनिंग्स को अच्छे से याद करिए। धन्यवाद।